हेलो एवरीवन, मैं आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पॉलिटिविज़न में। और आज हम लोग फिर से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट संस्था को कवर करेंगे जो कि एक संवैधानिक संस्था है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और वो है संघ लोक सेवा आयोग अर्थात यूपीएससी को पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट, यूपीएससी हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट संस्था है और इससे क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं, हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। तो हम लोग आज इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। आज का जो टॉपिक है वो है यूपीएससी और ये है आज का लेक्चर नंबर 3। इससे पहले हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन और फाइनेंस कमीशन के बारे में जान चुके हैं और आने वाले कुछ लेक्चर में और भी जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं एक एक करके सारे हम लोग कवर करेंगे। तो लेक्चर को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट जानकारी आप लोग को दे दूं कि ऐसे स्टूडेंट जो हमारे इस चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं, जो पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 का नॉलेज लेना चाहते हैं, जो इसके बारे में टॉपिक वाइज जानना चाहते हैं, हमारे चैनल के साथ बने रहना चाहते हैं, उनके लिए हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया गया है। आप एक बिल्कुल फ्री में मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। आइए देखते हैं सबसे पहले कि आज हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो आज हम लोग कवर करेंगे यूपीएससी के बारे में डिटेल से और उसमें पढ़ेंगे यूपीएससी के स्ट्रक्चर के बारे में, उसके सदस्यों की नियुक्ति के बारे में, उनके कार्यकाल, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज और उनकी स्वतंत्रता और सीमाओं के बारे में बहुत ही डिटेल से कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आपके स्क्रीन पे सबसे पहले ये एक दिख रहा होगा, ये है आपके प्रदीप कुमार जोशी जी। तो प्रदीप कुमार जोशी जो फिलहाल आपके चेयरपर्सन हैं यूपीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन का। ठीक है, यूपीएससी के चेयरपर्सन है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के ये क्या है, चेयरपर्सन है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, हो सकता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो और करेंट डेटा की वजह से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और बात करूँ मैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के लोगों के बारे में, तो आप देख रहे हैं और इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1926 को। आइए यहाँ पे है कि जितने भी संवैधानिक उपबंध हैं, आपको पता है यूपीएससी के बारे में हमारे संविधान के भाग 14 में, डियर स्टूडेंट, भाग 14 में बताया गया है, जहाँ से 315 से लेकर 323 तक यूपीएससी के बारे में, उसके कार्य, उसकी संरचना, उसके स्ट्रक्चर, उसके पावर्स, सभी कृत्यों के बारे में जानकारी दी गई है। तो 315 से 323 तक के जितने भी उपबंध थे वो मैंने आपके सामने लेके आई हूँ। तो ये आप लोग वीडियो पॉज करके आप लोग देख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, बार बार रिवीजन भी कर सकते हैं। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, तो 315 से 323 तक। तो ये रहा सारे अनुच्छेद जो बताया गया है यूपीएससी के बारे में हमारे संविधान में। आपको पता है कि यूपीएससी एक संवैधानिक संस्था है, इसके बारे में हमारे संविधान में विस्तृत प्रावधान किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि यूपीएससी के कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में, उसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में। तो जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, उससे पहले की स्थिति से देखते हैं कि किस तरीके से हमारे यहाँ यूपीएससी की मांग उठी और कैसे कैसे यूपीएससी का स्ट्रक्चर तैयार होता है। तो सबसे पहले भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रवादियों ने जो राजनीतिक आंदोलन चलाया, उसकी एक प्रमुख मांग थी लोक सेवा आयोग। जब हम लोग इंग्लैंड के उपनिवेश थे, जब हम आज़ाद नहीं हुए थे, तभी से लोक सेवा आयोग की मांग हमारे देश में की जाने लगी थी, क्योंकि उस समय जो लोक सेवा आयोग की परीक्षा थी वो होती थी इंग्लैंड में। ठीक है, तो इसी मांग पे क्या होता है कि भारत में सुपीरियर सिविल सर्विसेज के संबंध में लॉर्ड ली की अध्यक्षता में 1924 में रॉयल कमीशन ने अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसमें लोक सेवा आयोग के गठन की सिफारिश की गई। ठीक है, भारत के राष्ट्रवादियों द्वारा बहुत बार मांग की गई कि भारत में भी सिविल सर्विस कमीशन का एग्जाम जो है वो संचालित की जाए। तो इसी आधार पर सबसे पहले 1924 में लॉर्ड ली के द्वारा एक रॉयल कमीशन का गठन किया गया और इस गठन में लोक सेवा आयोग के बारे में क्या किया गया, सिफारिश की गई कि नहीं, एक लोक सेवा आयोग भारत में होना चाहिए। इसके फलस्वरूप क्या होता है कि 1 अक्टूबर 1926 को सर रॉस बार्कर की अध्यक्षता में पहले लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। ठीक है, 1924 में ये कमीशन जो है सिफारिश करता है, रिकमेंडेशन देता है और 1924 में ध्यान रखिएगा सर रॉस बार्कर जो थे इसके पहले चेयरपर्सन थे, इनके अध्यक्षता में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। इसके बाद में क्या होता है कि आता है भारत शासन अधिनियम 1935। इसमें इसका नाम बदल के फेडरल
पब्लिक सर्विस कमीशन किया गया और इसकी स्थापना की गई 1 अप्रैल 1937 को। ठीक है, फेडरल सर्विस कमीशन जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1937 को हुई और ये हुआ भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। इसके बाद क्या होता है, 26 जनवरी 1950 को भारत के गणतंत्र होने के बाद, जब भारत एक गणतंत्र राष्ट्र हो जाता है, रिपब्लिक कंट्री हो जाता है, उसके बाद इन्होंने जो फेडरल सर्विस कमीशन था, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, इसको संवैधानिक दर्जा दे दिया जाता है और इस फेडरल सर्विस कमीशन के स्थान पर इसका नाम बदल के कर दिया जाता है संघ लोक सेवा आयोग और तब से ये संवैधानिक निकाय बन गया है। ठीक है, तो ये था इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जहाँ पे हम लोग जाने कि कैसे कैसे ये इसकी स्थापना की जाती है। अब बात आती है कि आखिरकार यूपीएससी के कार्य क्या क्या हैं। ठीक है, यूपीएससी के कार्य क्या क्या दिए गए हैं हमारे भारतीय संविधान में, तो आइए जानते हैं कि क्या क्या कार्य दिए गए हैं। तो सबसे पहले अनुच्छेद 320 के तहत इनके बहुत सारे कार्यों के बारे में वर्णन किया गया है, इनके कृत्यों के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहला जो इनका कार्य और प्रमुख कार्य है वो ये है कि संघ के लिए सेवाओं में नियुक्ति हेतु परीक्षा आयोजित करना, मतलब जितने भी संघ के लिए जितने भी यूपीएससी द्वारा जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं संघ के द्वारा, वो सारे एग्ज़ाम को कंडक्ट कराना, उसकी देख रेख करना, उसका इंटरव्यू लेना, उनका जो है सीधी भर्ती करना, इसके अलावा उनका प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति और आवेदन द्वारा अधिकारियों की नियुक्ति करना इसका मुख्य काम है। इसके अलावा सरकार के अधीन विभिन्न सेवाओं तथा पदों के लिए भर्ती नियम तैयार करना, ठीक है, तथा उनमें संशोधन करना। इसके अलावा इनका काम है विभिन्न सिविल सेवाओं से संबंधित अनुशासित मामले का देख रेख करना और भारत के राष्ट्रपति द्वारा आयोग को प्रेषित किसी भी मामले में सरकार को परामर्श देना। अगर राष्ट्रपति इनसे कुछ भी एडवाइस मांगता है सरकारी संबंधी, तो उसके मामले में इनको क्या देना है, एडवाइस देना है। यूपीएससी के जो एग्ज़ाम हैं उनका कंडक्ट कराना, उसका इंटरव्यू लेना, उनकी अपॉइंटमेंट प्रक्रिया निभाना, उसमें प्रमोशन, नियुक्ति और आवेदन को देख रेख करना। इसके अलावा विभिन्न सेवाओं, विभिन्न भर्ती नियम तैयार करना, क्योंकि यूपीएससी अपने अंडर में बहुत सारे एग्जाम को कंडक्ट कराती है, तो एग्जाम संबंधी इनको मुख्य कार्य सौंपे गए हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि यूपीएससी का आखिरकार क्या स्ट्रक्चर है, क्या संवैधानिक प्रावधान है इनके स्ट्रक्चर के लिए भारत में। ठीक है, इनका जानते हैं हम लोग संरचना और नियुक्ति। तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा यूपीएससी के एक अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, क्योंकि भारत के संविधान में ये कहीं भी नहीं लिखा गया है उनकी कि कितने अध्यक्ष होंगे और कितने मेंबर्स होंगे, तो ये संविधान ने आयोग के सदस्यों की संख्या को निर्दिष्ट नहीं किया गया है और इसे राष्ट्रपति के विवेकाधीन रखा गया है। मतलब हमारे संविधान में ये वर्णन नहीं किया गया है कि कितने मेंबर होंगे यूपीएससी के, तो इसके बारे में पावर दिया गया है राष्ट्रपति को कि राष्ट्रपति जो है वो निर्धारित करेगा कि यूपीएससी में कितने मेंबर होंगे और कितने मेंबर नहीं होंगे। ठीक है, तो आयोग में एक अध्यक्ष एवं 9 से 11 क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। ठीक है ना, 9 से 11 सदस्य होते हैं, 9 इंक्लूडिंग एक अध्यक्ष भी एक होगा। आयोग के सदस्यों के लिए कोई विशिष्ट योग्यता निर्धारित नहीं की गई है, सिवाय इसके कि आयोग के आधे सदस्यों ने 10 वर्षों तक भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन काम किए गए हों। इसका मतलब ये कि हमारे संविधान में आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की योग्यताओं के बारे में भी कुछ वर्णन नहीं किया गया है, तो लेकिन फिलहाल इसका एक मिनिमम क्राइटेरिया तय किया गया है कि जितने भी आयोग के मेंबर हैं, मान लीजिए 11 मेंबर हैं, तो 11 में से आधे सदस्य क्या होंगे, उनको 10 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी इंडियन गवर्नमेंट के तहत या फिर स्टेट गवर्नमेंट के तहत कार्य करने का। ठीक है, तो ये उनकी एक कह सकते हो कि प्रमाणित योग्यता है। इसके अलावा कहीं भी ऐसी कोई योग्यता हमारे संविधान में मेंशन नहीं किया गया है। संविधान द्वारा राष्ट्रपति के आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तों का निर्धारण करने के लिए अधिकृत किया गया है। मतलब कि उनकी जो अपॉइंटमेंट है राष्ट्रपति करता है, अध्यक्ष और जितने भी और सदस्य होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट, उनकी कृत्यों का निर्वहन का देखरेख राष्ट्रपति करता है। और अगर बात करें अध्यक्ष और सदस्यों के कार्यकाल के बारे में, तो अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरा हो तब तक ये अपने पद पे बने रहते हैं। ठीक है, कितना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उनका जो कार्यकाल है वो है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक।
अब हम बात करते हैं कि हमारे संविधान में संघ लोक सेवा आयोग को क्या क्या फ्रीडम मिला हुआ है, क्या क्या स्वतंत्रता है। तो इनकी स्वतंत्रता की अगर हम बात करें तो वो है कि यूपीएससी के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के वेतन भत्ते और पेंशन सहित सभी व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या समझ में आया कि इनके जो वेतन और भत्ते हैं ये संचित निधि के द्वारा इन्हें दिए जाते हैं। इस प्रकार पर संसद में कोई मतदान नहीं किया जा सकता। इसके अलावा संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अपने कार्यकाल के बाद भारत सरकार, राज्य सरकार के अधीन किसी और नियोजन का पात्र नहीं होता। मतलब जो भी यूपीएससी मेंबर का अध्यक्ष है वो एक बार अध्यक्ष पद से हटने के बाद कहीं भी और कोई जॉब में नियोजन के पात्र नहीं होगा, ऐसा मेंशन है। यूपीएससी का कोई सदस्य कार्यकाल के बाद संघ लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग अध्यक्ष या राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने का पात्र होगा। ठीक है ना, कहाँ पे हो सकता है कोई भी सदस्य उसका अध्यक्ष के रूप में, चाहे वो लोक सेवा आयोग हो चाहे वो राज्य सेवा आयोग हो, उसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने के लिए क्या होगा, योग्य होगा, किंतु वह भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन नियोजन का पात्र नहीं होगा। ठीक है ना, वो उसका अध्यक्ष चुन लिया जा सकता है, चाहे वो स्टेट का हो चाहे वो यूपीएससी का हो, लेकिन और भी कोई स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर कोई भी नियोजन के लिए योग्य वो नहीं होगा। ठीक है, लास्ट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि यूपीएससी के अध्यक्ष या सदस्य उसी पद पर पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होते हैं। कोई भी जो यूपीएससी के अध्यक्ष हैं या सदस्य हैं उसी पद पर दोबारा के लिए चुनने योग्य नहीं होते हैं। अब बात आती है कि हालांकि अब जितने भी यूपीएससी के मेंबर्स हैं उनको रिमूवल कैसे दिया जाता है, वो पदमुक्त कैसे होते हैं। तो उनको पदमुक्त करने के लिए कुछ कुछ टर्म्स हमारे संविधान में बताए गए हैं। वो ये है सबसे पहले कि वो बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए, मतलब ये कि वो दिवालिया नहीं होना चाहिए, वो कोई लाभ का पद धारण नहीं करना चाहिए, या फिर वो मानसिक रूप से विकृत नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या है, अब वो मानसिक रूप से अगर विकृत है, कोई ऐसे पद पे है जो पेड है, वो तो भी वो उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। वो बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए, ये सारे फीचर्स उसमें होने चाहिए। इसके अलावा उसको पदमुक्त किया जा सकता है मिसबिहेवियर के तौर पे। ठीक है, राष्ट्रपति यूपीएससी के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को सिद्ध कदाचार के आधार पर भी पद जांच के लिए उच्चतम न्यायालय के पास प्रेषित करता है। ठीक है, राष्ट्रपति को अगर लगता है कि ये मिसबिहेव कर रहे हैं, मतलब इनका जो संविधान के प्रति इनका जो है निष्ठा उतना गहरा नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं, उच्चतम न्यायालय के पास ये बात प्रेषित कर सकते हैं, भेज सकते हैं, और इस संबंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया परामर्श राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होता है। जी हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पॉइंट है कि जब राष्ट्रपति सिद्ध कदाचार के तौर पर उच्चतम न्यायालय के पास ये सब्जेक्ट भेजता है, और तो उच्चतम न्यायालय क्या करता है, उस पर जांच चलाता है। ठीक है, उसको जांच करता है कि क्या ये जो भी दोषारोपण किया गया है ये सही है या गलत है। तो उच्चतम न्यायालय जैसे ही अपना निर्णय देता है कि नहीं, इनको अब यहाँ से क्या कर दिया जाए, हटा दिया जाए, तो राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का ये आदेश मानने के लिए क्या है, बाध्य है। वो उनको उसको यूपीएससी के चेयरपर्सन या फिर मेंबर्स को हटाना ही पड़ेगा। तो इस प्रावधान के द्वारा यूपीएससी के सदस्यों को कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान की गई है। मतलब अगर उसको हटाना है तो राष्ट्रपति सिद्ध कदाचार के तौर पे उच्चतम न्यायालय से परामर्श करके हटा सकता है, उच्चतम न्यायालय के आदेश पे, या तो एक चेयरपर्सन को उसके मेंबर्स को हटाया जा सकता है अगर वो दिवालिया घोषित कर दिया गया हो, कोई लाभ के पद पे हो, मानसिक रूप से विकृत हो, ये सारे अगर उसमें अवगुण है तो उन्हें पदमुक्त कर दिया जाता है। तो ये था आज का लेक्चर, जहाँ पे हम लोगों ने जाना कि क्या क्या है यूपीएससी मेंबर्स के कार्य, उनकी संरचना, उनके कार्यकाल, उनकी योग्यता और उनकी स्वतंत्रता के बारे में। तो आई होप कि आपको ये यूपीएससी के बारे में अच्छे से समझ में आ गया हो। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के साथ। तो थैंक यू वेरी मच। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।